जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस जिसमें हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था टैक्स क्रेडिट्स एंड टैक्स एग्जेम्पशंस जिसमें हमने पहले डिस्कस किया आपकी टैक्स क्रेडिट जो आपको डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम जो आपके रिमेनिंग टैक्स क्रेडिट्स हैं वो डिस्कस करने हैं एंड कौन-कौन सी इनकम्स आपकी एग्जेम्प्ट हैं और क्या कंडीशंस है उस इनकम को एग्जेम्प्ट होने के लिए हमने वो सारी क्या करनी है आज की इस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को कवर करना है। जो पहला सबसे आपका टैक्स क्रेडिट है वो है अप्रूव्ड पेंशन फंड में जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं वो उस कंट्रीब्यूशन पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। अब पेंशन फंड वर्ड से आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें जो आज तक पेंशन के बारे में पता था वो ये पता था कि जब कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक पेंशन मिलती है और वो पेंशन दो फॉर्म्स में मिलती है। एक होती है लमसम अमाउंट जब वो रिटायरमेंट की डेट पे, ठीक है, एंड उसके बाद फिर मंथली क्या होती है उसको पेंशन की अमाउंट मिल रही होती है टिल हिज डेथ और हर डेथ। एंड उसके बाद फिर उसकी वाइफ को मिलती है एंड उसकी डेथ के बाद अगर उनकी कोई अनमैरिड डॉटर होती है तो उसको मिलती है एज पर पाकिस्तानी लॉ। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है अप्रूव्ड पेंशन फंड की, क्या इस पेंशन फंड और इस पेंशन में जो गवर्नमेंट देती है अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को कोई डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ जी, इन दोनों में डिफरेंस है। अप्रूव्ड पेंशन फंड ये लाइक एक एंटिटी टाइप बनती है जो कि SECP से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आपकी कंपनीज को आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर की जो एंटिटीज हैं उनको रेगुलेट करता है। उससे ये अप्रूव्ड होती है, उससे ये अप्रूवल लेती है, उस इसका अपना एक लॉ है, उसके अंडर ये रजिस्टर्ड होती है, बनती है। फिर इसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक मैं, आप, कोई भी प्राइवेट पर्सन वो गवर्नमेंट को एम्प्लॉय है कि नहीं है, वो इसमें क्या करता है प्लान में एक पेंशन प्लान को क्या करता है परचेज करता है या सब्सक्राइब करता है एंड उसमें मंथली क्वार्टरली जो भी कंट्रीब्यूशन प्लान जो भी वो सब्सक्राइब करता है उस हिसाब से वो क्या करता रहता है कंट्रीब्यूशन करता रहता है। उसकी एक एक्सपायरी लिमिट होती है, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, जो भी वो उस प्लान की लिमिट है तब तक वो क्या करता रहेगा कंट्रीब्यूशन करता रहेगा। उसमें डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जो रेलेवेंट जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएंगी। तो लॉ कहता है कि अगर आप ऐसे किसी अप्रूव्ड पेंशन फंड में जो आप क्वार्टरली या आप एनुअल एक टैक्स में जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे उस कंट्रीब्यूशन पर आपको क्या मिलेगा टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मींस वो अमाउंट हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे जिसकी वजह से जितनी अमाउंट से मेरा टैक्स पेबल कम हो जाएगा क्योंकि मैंने अप्रूव्ड पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन की है। अब हम देखते हैं कि लॉ इस सेक्शन के अंदर क्या कहता है। एन एलिजिबल पर्सन, पर्सन में यहाँ पर इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। हम आगे चल के देखते हैं कि एलिजिबल पर्सन क्या है, आगे चल के उन्होंने डिफाइन किया हुआ कि कौन सा है। एज डिफाइंड इन सबसेक्शन 19A ऑफ सेक्शन 2 जो जहां पर लिखा है हम आगे चल के पढ़ते हैं। डिराइविंग एलिजिबल पर्सन तो हो गया लेकिन उसके लिए मस्ट है कि वो कौन सी इनकम अर्न कर रहा हो। इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस। उस अगर वो एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, वो जो पहला क्राइटेरिया है एलिजिबल पर्सन वाला वो मीट कर गया है, ठीक है, वो एलिजिबल पर्सन है। जो दूसरा क्राइटेरिया है कि वो लाजमी है या तो वो सैलरी इनकम अर्न कर रहा हो, ठीक है, या वो बिजनेस इनकम अर्न कर रहा हो। ये दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, कोई एक, एनीवन। अगर एलिजिबल पर्सन इन दोनों में से कोई एक क्या कर रहा है इनकम अर्न कर रहा है और वो अप्रूव्ड पेंशन फंड में क्या करता है कंट्रीब्यूशन करता है ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर उस पर जो हमारा ये वाला सेक्शन है अप्लाई होगा। शैल बी इंटाइटल्ड टू ए टैक्स क्रेडिट फॉर a tax year in respect of any contribution or premium paid in the year by the person in approved pension fund under the voluntary पेंशन सिस्टम रूल्स। ये रेलेवेंट लॉ है इसका जिसके अंडर ये फंड अप्रूव्ड होता है, बनता है, और किसको कौन रेगुलेट करता है, आपका SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है इसको रेगुलेट करता है।
अब हम आगे चलते हैं कि एलिजिबल पर्सन क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ हमारे सेक्शन के लिए एलिजिबल पर्सन मीन इंडिविजुअल पाकिस्तानी, मतलब ये जो टैक्स क्रेडिट है सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल है। हु होल्ड्स ए वैलिड नेशनल टैक्स नंबर और कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मींस ये है कि पाकिस्तानी नेशनल होना लाजमी है, पाकिस्तानी नेशनल हो एंड साथ में रेजिडेंट भी हो। क्लियर, ये दो कंडीशन मीट होंगी तो हमारा क्या होगा, एलिजिबल पर्सन होगा। अब फिर आगे कहते हैं प्रोवाइडेड दैट द टोटल टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द कंट्रीब्यूशन मेड टू अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन एन्युटी स्कीम फंड सिस्टम शुड नॉट एक्सीड द लिमिट। अब यहाँ पर लिमिट्स उन्होंने बता दी है कि मैक्सिमम आपको जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है। इसकी भी सेम कैलकुलेशन है, सेम पॉलिसी रूल्स हैं जो हमने डोनेशन के अंदर पढ़ी थी। वो कहते हैं कि आपने कैलकुलेट करना है टैक्स क्रेडिट के अमाउंट को A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाई बाई C। अब यहाँ पर वो A को डिफाइन करता है इज द अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड टू द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट। जो ये टर्म लिखी होती है किसी भी टैक्स क्रेडिट के अंदर कि बिफोर अलाउंस ऑफ एनी टैक्स क्रेडिट, ये आपने टर्म लाजमी अंडरस्टैंड करनी होती है कि क्या कहीं पर ये तो मेंशन नहीं है आफ्टर अलाउंस ऑफ डोनेशन टैक्स क्रेडिट और आफ्टर अलाउंस ऑफ फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये कहीं ना कहीं पर मेंशन होगी। तो आपने ये ख्याल रखना है कि कौन से टैक्स क्रेडिट के लिए मैंने कौन सा टैक्स पेबल कैलकुलेट यूज करना है एक ही जगह पर। क्लियर, फिर बी वो कहते हैं इज द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो है सी वाला पोर्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस टैक्स क्रेडिट के अंदर जो सी हमने किस तरह से कंप्यूट करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वो समझने वाला भी है। सी इज द लेसर ऑफ, इन दोनों में से जो लेस अमाउंट होगी वो आप क्या करेंगे, उसको यहां पर एज सी यूज करेंगे एंड आप अपना टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। किसका लेसर है, टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर। ये तो सिंपल सी बात थी। अब जो नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला है। 20% ऑफ द एलिजिबल पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर। हमें पता है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, हम कैलकुलेट कर हम सीख के आ चुके हैं। उसमें हम क्या करते हैं, टोटल इनकम्स को ऐड करते हैं, सारी की सैलरी, सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, उसमें से हम डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करते हैं, उसमें से हम अपने एग्जाम्प्ट इनकम लेस करते हैं, हमारे पास ये आ जाती है टैक्सेबल इनकम आ जाती है। तो ये कह रहा है कि 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यहां तक तो बात थी आसान। अब इसके आगे वो क्या वो कहते हैं, अब यहां पर वो एक्सेप्शन दे रहा है दैट एन एलिजिबल पर्सन ज्वाइनिंग द पेंशन फंड एट द एज ऑफ 41 ईयर्स। अगर कोई एलिजिबल पर्सन उसकी एज अगर 41 ईयर्स या उससे ज्यादा है, अगर वो तब ज्वाइन कर रहा है अपना अपना पेंशन फंड में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एक पेंशन फंड को ज्वाइन कर रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है। और अब तो फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 years स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 1 shall be allowed an additional contribution of 2% per annum for each year of age exceeding 40 years। अब इसका क्या मतलब है, हमने अभी पढ़ा कि हमने क्या करना है, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। मैं कहता हूं कि मिस्टर अहमद है, उसकी एज है 42 ईयर्स, ठीक है, और उसने 2017 में क्या किया है, पेंशन फंड को ज्वाइन किया है। क्लियर, एंड वो उसने कंट्रीब्यूशन की है। तो लॉ कहता है कि जब आपने सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सी की वैल्यू, ठीक है, फार्मूले में यूज करने के लिए, तो आपने लेना है लेसर ऑफ एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। लेकिन अगर क्योंकि यहां पर मिस्टर अहमद की जो एज है वो 40, उसने जब ज्वाइन किया था तब उसकी एज थी
40 ईयर से अबव थी, हमने यहाँ पर एग्जांपल में उसकी जो एज यूज की है वो हमने कंसीडर किया 42 ईयर्स। तो लॉ कहता है कि जितने भी साल उसकी इनकम ज्यादा है, जितने भी साल उसकी एज ज्यादा है 40 ईयर से, तो आपने क्या करना है, पर ईयर को मल्टीप्लाई कर देना है 2% के साथ। तो हमने लेना है 20% प्लस 42 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 2%। मीन्स क्या हुआ कि हमने अब अहमद के केस में 24% ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या करना है, यूज करना है, कंपेयर करना है एक्चुअल पेड के साथ। दोबारा पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। An eligible person joining the pension fund at the age of 41 years or above during the first, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो पहले 10 सालों में, मीन 41 ईयर्स में, अगर वो ज्वाइन, उसकी एज 41 ईयर है, वो ज्वाइन करता है, तो पहले साल में उसको जो हमने कंपेयर करना है, हम लेंगे 22% ऑफ टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट ईयर में हम लेंगे 24% ऑफ टैक्सेबल इनकम। हम थर्ड ईयर में लेंगे 26% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और ये हम 10 ईयर्स तक क्या करते रहेंगे, उस चीज को हम यूज करते रहेंगे। फिर आगे कहता है कि लेकिन द टोटल कंट्रीब्यूशन अलाउड टू सच पर्सन शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। अब यहां पर वो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टोटल कंट्रीब्यूशन अलाउड टू सच पर्सन शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। हम यहां पर एग्जांपल में इसको समझते हैं। मिस्टर ए है, उसने कंट्रीब्यूशन की है 5 लाख। उसकी 2018 की जो टैक्सेबल इनकम है वो है 2.5 मिलियन। ठीक है, उसकी जो 2017 की टैक्सेबल इनकम है वो है आपकी 1.4 मिलियन। ठीक है, फिर वो यहां पर कहता है जो मिस्टर ए की एज है वो है 47 ईयर्स, और इसने 2017 में क्या किया था, ज्वाइन किया था। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन फंड उसने 2017 में ज्वाइन किया था। अब हमने 2018 के टैक्स ईयर के लिए टैक्स क्रेडिट की वर्किंग करनी है। क्लियर। अब सबसे पहले मुझे 25 लाख पर क्या करना है, टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। मैं कहता हूं 25 लाख, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक स्टैंडर्ड रेट यूज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10%। ये बन गया 2,50,000 रुपए। ठीक है, ये मैंने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बी की वैल्यू कितनी है, मेरा यहां पर 25 लाख रुपए है टैक्सेबल इनकम। अब मुझे कैलकुलेट करनी है सी की वैल्यू। हमने कहा था सी हमने यूज करना है लेसर ऑफ एक्चुअल पेड, कितना मेरा यहां पर 5 लाख रुपए। ठीक है, और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, अगर एज 41 ईयर से अबव है, हमने क्या करना है, अब उसकी एज यहां पर 47 ईयर्स है, हमने कितना लेना है, 20% प्लस 2% मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये बन जाएगा टोटल 34% बन जाएगा। ठीक है, 14% बन जाएगा मेरा यहां पर, तो 34%, तो मेरा ये बनेगा 25 लाख मल्टीप्लाई बाई 34%, तो ये अमाउंट बनती है अराउंड 8,50,000 रुपए। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर लॉ क्या कह रहा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन अलाउड टू सच पर्सन शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर। अब हमने यहां पर जो कंट्रीब्यूशन अलाउड बन रही है, यहां पर 5 लाख बन रही है, क्योंकि दोनों में से लेसर आ रहा है। लेकिन लॉ ये भी कह रहा है कि आपने कंपेयर करना है 50% ऑफ लास्ट ईयर टैक्सेबल इनकम। वो कितनी है, मैंने यहां पर कितनी यूज की थी, 14 लाख की थी। उसका 50% कितना बनता है, आपका 7 लाख बनता है। तो यहां पर 7 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरा सबसे लेस इनमें से तीनों में से कौन सा है, वो 5 लाख है। तो मैं जब टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करूंगा तो मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा,
ए ओवर बी 2,50,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 लाख। तो यहां पर जो मेरी अमाउंट आएगी वो क्या होगा, मेरा टैक्स क्रेडिट होगा। इस तरह से आपने क्या करनी है, पेंशन फंड की कंट्रीब्यूशन जो है उसकी आपने क्या करनी है, वर्किंग करनी है। जो नेक्स्ट मेरे पास जहां पर टैक्स क्रेडिट है वो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये सेल्स टैक्स में, सेल्स टैक्स की यहां से उन्होंने रेफर किया है, उससे लिंक कर रही है। 2000 इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद 2018 या 19 के इनकम टैक्स जो बजट आया था, उन्होंने वहां पर सेल्स टैक्स एक्ट में एक चेंज की थी। उन्होंने वहां पर रिटेलर्स को, रिटेलर्स आपको पता है रिटेलर्स कौन होते हैं, जो फिनिश गुड्स को या प्रोडक्ट्स को एंड कंज्यूमर्स को, एंड कस्टमर्स को सेल कर रहे होते हैं, उन्होंने इन रिटेलर्स को डिवाइड किया दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी थी, वो कहते हैं कि टीयर वन रिटेलर्स, टीयर वन रिटेलर्स, बाकी जितने भी हो जाएंगे वो रिमेनिंग अदर रिटेलर्स। ठीक है, तो एफबीआर ने कहा था, गवर्नमेंट ने कहा था, जितने भी टीयर वन रिटेलर्स हैं, जितने भी टीयर वन रिटेलर्स हैं, उन्होंने अपने सेल्स सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को, जहां पर वो सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, उन्होंने उस सेल्स सिस्टम को क्या करना है, एफबीआर के सिस्टम के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, लिंक करना है। मतलब उसका फायदा क्या होना था, उसका क्या मतलब उसके आउटकम थी कि जैसे ही वो अपने सिस्टम में सेल रिकॉर्ड करते, फौरन ही वो सेल कहां पर पहुंच जाएगी, एफबीआर के रिकॉर्ड में पहुंच जाएगी। तो उनके पास डेली बेसिस पर रियल टाइम में क्या हो रहा होगा, रिकॉर्ड अपडेट हो रहा होगा कि मतलब पाकिस्तान में जो मेट्रो स्टोर है उसने आज की डेट पर कितनी सेल्स की हैं और उसने आज की डेट पर कितना सेल्स टैक्स चार्ज किया है और कितना उन्होंने हमें जमा करवाना है। ठीक है ना, उनके पास ऑटो चीजें कैलकुलेट होती जाएंगी एफबीआर के पास। उन्होंने कहा था कि हर टीयर वन रिटेलर ने क्या करना है, अपना सिस्टम क्या करना है, लिंक इंटीग्रेट करवाना है एफबीआर के साथ। और उन्होंने पॉज मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जब आप एक स्टोर पर जाते हैं, ब्रांड पर जाते हैं, जहां पर अगर आप कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड थ्रू जो पेमेंट करते हैं स्वाइप मशीन के थ्रू, वो आपकी क्या होती है, पॉइंट ऑफ सेल या पॉज मशीन उसको हम कहते हैं। तो लॉ कहता है कि अगर उस लॉ के अंदर अगर टीयर वन रिटेलर्स अपने आप को इंटीग्रेट कराने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉज मशीन परचेज करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को, उस पॉज मशीन पर जो उन्होंने खर्चा किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट का हम उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ करेंगे। वो टैक्स क्रेडिट की वैल्यू कितनी होगी, लॉ कहता है टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड फॉर द टैक्स ईयर इन विच द पॉइंट ऑफ सेल मशीन इज इंस्टॉल्ड, इंटीग्रेटेड एंड कॉन्फ़िगर्ड विद द एफबीआर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। इन दोनों में जो लोअर अमाउंट होगी वो आपकी क्या होगी, आपको वो टैक्स क्रेडिट की अमाउंट होगी। जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो, या 1,50,000 पर मशीन। ठीक है, अगर आपने 5 मशीन इंस्टॉल की हैं 5 डिफरेंट स्टोर्स पर, इसको आप क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इस तरह आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है टैक्स क्रेडिट पॉइंट ऑफ सेल मशीन का। ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो कुछ हमारे पास प्रोविजंस हैं जो लिंक कर रही है हमारी यहाँ पर एओपी के साथ। वो जहां पर जो आपका लॉ है वो इस चीज को लिंक कर रहा है आपकी एओपी के साथ कि एओपी के केस में क्या करना है हमने। लॉ कहते हैं where the above mentioned tax credits are allowed to a person who is also a member of an AOP who is chargeable to tax, ठीक है, the amount of taxable income shall include the share of person in the profit of AOP। अच्छा, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एओपी को, हालांकि हमने इसको बाद में डिस्कस करना है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। जो एओपी सेपरेट टैक्स पे करती है, सेपरेट पर्सन है टैक्स लॉ के नजर में, एंड जो इंडिविजुअल उसका जो पार्टनर है, जो उसका जो पार्टनर होता है, इंडिविजुअल पार्टनर, ठीक है, एओपी के जो मालिक होता है वो एक सेपरेट पर्सन है। तो एओपी अपना सेपरेट टैक्स पे करती है और पार्टनर अपना सेपरेट टैक्स पे करता है। जब टैक्स पे करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स होते हैं एओपी के, वो उसके पार्टनर्स में क्या हो जाते हैं, उनकी जो भी आपस में एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसमें आप उनके में क्या हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होते हैं, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाते हैं, इन पार्टनर्स हो जाते हैं। तो लॉ कहते हैं ये जो शेयर हर पार्टनर को मिलेगा, मैं कहता हूं 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, टोटल प्रॉफिट था 3 लाख रुपए,
1 लाख इसको मिल गया, 1 लाख इसको मिल गया, और 1 लाख इसको मिल गया। ये प्रॉफिट, ये 3 लाख ये कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, एओपी ने अपना टैक्स पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बना है, जिस तरह कंपनी में करते होते हैं, वो कितना है? 3 लाख रुपए। लॉ कहता है कि ये जो एओपी का प्रॉफिट का जो शेयर पार्टनर्स को मिलता है, क्योंकि ये वो इनकम है जिस पर ऑलरेडी टैक्स जमा हो चुका है, इसलिए ये पार्टनर्स के हैंड में क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। ये पार्टनर्स के हैंड्स में क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। तो ये एओपी का शेयर जब पार्टनर्स को मिलता है तो पार्टनर्स ने उस पर दोबारा टैक्स पे नहीं करना होता। लेकिन टैक्स क्रेडिट की वर्किंग करते हुए, टैक्स क्रेडिट की वर्किंग करते हुए लॉ कहता है आपने ये एज्यूम करना है, क्योंकि हम क्या पढ़ते आ रहे हैं किसी भी टैक्स क्रेडिट के लिए? ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। सी तो हर टैक्स क्रेडिट का सेपरेट उन्होंने प्रोसीजर बता दिया कि आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। अब ए ओवर बी के लिए वो कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल जिसकी आप वर्किंग कर रहे हैं वो एक एओपी में पार्टनर भी है, ठीक है, तो आपने जब ए कैलकुलेट करना है टैक्स पेबल, जो आपने टैक्स असेस्ड यूज करना है, वो आपने कौन सा यूज करना है, वो आपने किस तरह कैलकुलेट करना है? आपने सिर्फ ए ओवर बी के लिए आपने ये एज्यूम करना है कि जो एओपी का शेयर था वो टैक्सेबल था, उसको आप टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे एंड उस पर आप टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ टैक्स क्रेडिट की वर्किंग के लिए। वैसे वो एग्जाम्प्ट है, हम यहां पर एग्जाम्पल बना लेते हैं। मिस्टर बी है, ठीक है, उसकी सैलरी इनकम कितनी है? 2 मिलियन। उसकी प्रॉपर्टी इनकम है, वो है आपकी यहां पर 1 मिलियन। ठीक है, उसकी जो अदर सोर्स है वो उसकी है 5 लाख। उसको जो एओपी का शेयर है, उसका जो एओपी का शेयर है वो उसका है, मैं कहता हूं कि 3 मिलियन। तो अब आपने क्या करना है लॉग, और हम कहते हैं कि इसने क्या किया है? डोनेशन पे की हुई है, डोनेशन ने पे की हुई है 3 लाख रुपए की। अब हमने क्या करना है? इसका टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है, टैक्स रिफंडेबल कैलकुलेट करना है। हम क्या वर्किंग करेंगे इसकी? हम करेंगे पहले टैक्स इनकम कैलकुलेट करेंगे, सैलरी हमारे पास कितनी है, इस टोटल टैक्स इनकम कितनी बनती है? 2 3 और ये 35 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम की बन गई, 35 लाख रुपए। ठीक है, इस पर आप क्या करेंगे? टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे। टैक्स पेबल, इस पर मैं कहता हूं कि जो रेट है हमारे पास टैक्स पेबल का, बुक से देख लेते हैं कितना है। चैप्टर 4 जी, 35 लाख पे जो टैक्स आपका बनता है वो बनता है 4,05,000 प्लस, वो कहते हैं कि 27.5% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख का 27.5%। टोटल अमाउंट ये टैक्स पेबल बन गया 5,42,500। अब मैंने टैक्स पेबल कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे डोनेशन का टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है। डोनेशन का टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है। तो हमने पढ़ा था, अगर हम चैप्टर 11 में दोबारा जाएं, कि जो टैक्स क्रेडिट आपको डोनेशन का है वो आप उसकी किस तरह वर्किंग करते हैं। उसमें हम कैलकुलेट करते हैं ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब हमने यहां पर जो ए यूज करना है, यहां पर इसके लिए हम सेपरेट वर्किंग करेंगे। लॉ कहता है कि जब भी हम यहां पर पढ़ लेते हैं, नीचे थोड़ा के दोबारा उस पॉइंट को, लॉ कहता है वेयर द above mentioned tax credits are allowed to a person who is also member of an AOP, ठीक है, the amount of taxable income shall include the share of person in the profit of AOP which is otherwise exempt। अब देखिए, मैंने जब टैक्स पेबल कैलकुलेट किया है तो मैंने एओपी के शेयर को इंक्लूड नहीं किया,
क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन वो लॉ कह रहा है कि जब आपने ए ओवर बी कैलकुलेट करना है तो तब आपने ये अज्यूम करना है कि वो आपकी एग्जाम्प्ट नहीं थी। एंड टैक्स पेबल शेल बी एन अमाउंट पेबल ऑन टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एओपी। अब हम यहां पर बी हमारी क्या होगी, यहां पर बी हमारी यहां पर होगी 35 लाख, वो होगा जो हमारा नॉर्मल टैक्सेबल इनकम हमने अभी कैलकुलेट की थी। और मेरा जो शेयर था एओपी का वो था 3 मिलियन का। मेरा जो टोटल बी बन जाएगा ये बन जाएगा 6.5 मिलियन का, 6.5 मिलियन का। तो आप क्योंकि टैक्सेबल इनकम यहां पर मैं यूज कर रहा हूं 6.5 मिलियन है, तो लॉ कहता है कि आपने जो ए यूज करना है वो आपने वो यूज करना है जो आपका क्या है 6.5 में आपका टैक्स बनेगा। हमने क्या करना है यहां पर वो वाला यूज करना है। उसके लिए हम रेट देख लेते हैं, हमारा रेट यहां पर कौन सा है 6.5 मिलियन का। जी वो यहां पर है 13,30,000 प्लस 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। ये बन जाएगा मेरा यहां पर 15,05,000। एंड सी की वही वर्किंग है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, और आज भी हम जो सी की वर्किंग पढ़ी है हर टैक्स क्रेडिट के लिए वो सेम वर्किंग है। लॉ का यहाँ कुछ लॉ जहां पर जो कहना एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि अगर एक पार्टनर है उसको अगर एओपी का शेयर मिल रहा है तो जब उसने अपने टैक्स क्रेडिट की वर्किंग करनी है एज इंडिविजुअल, तो तब उसने तब ए और बी की वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट करनी है जो हमने यहाँ पर देख ली है। फिर लॉ कहता है कि ऊपर मेंशन जो भी टैक्स क्रेडिट्स हैं जितने एडजस्ट हो गए वो हो गए। अगर कोई अनएडजस्टेड रह गया लाइक टैक्स पेबल था 500 लेकिन टैक्स क्रेडिट बन गया 700 या 800, जो ऊपर वाला एक्सेस 300-400 रुपए होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा। ना आप वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना आप फ्यूचर में किसी के अगेंस्ट वो एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लॉ कहता है कि अगर if the person is the member of an AOP, the amount of tax credit which cannot be applied as above by the member means कि अगर टैक्स पेबल जो इंडिविजुअल के पर्सनल बन रहा था वो 5 लाख बन रहा था, जो उसके टोटल टैक्स क्रेडिट्स बन रहे हैं वो 8 लाख बन रहे थे। तो यहां पर जो अनएडजस्टेड आप यहां पर जो टैक्स क्रेडिट था वो आप एओपी के प्रॉफिट के अगेंस्ट एओपी के टैक्स पेबल के अगेंस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने रिटर्न के साथ क्या करना पड़ेगा, साथ में रिटर्न एग्रीमेंट भी क्या करना पड़ेगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर। अब यहां से नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि टैक्स क्रेडिट्स फॉर सर्टन पर्सन जो कि आपको अवेलेबल हैं सिर्फ टैक्स ईयर 2023 या उससे ऑनवर्ड के लिए, ये 22 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और हमारा जो टैक्स ईयर है हमारा पेपर के लिए वो कौन सा है, टैक्स ईयर 23 है। टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन इनकम ऑफ द फॉलोइंग टैक्स पेयर्स, ये टैक्स पेयर जहां पर मेंशन है उनकी बात हो रही है, shall be allowed a tax credit equal to 100% of tax payable। मीन अगर मेरा टैक्स पेबल बनना है 1 बिलियन और अगर मैं इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा हूं तो मेरा टैक्स पेबल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना भी मेरा टैक्स पेबल बन रहा होगा उस टैक्स पेयर का, अगर वो ये क्राइटेरिया इस सेक्शन का मीट करेगा तो उसका टैक्स पेबल सारे का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। क्योंकि लॉ कह रहा है कि उसको कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इक्वल टू 100%। अगर आपने फेसबुक वगैरह पे ग्रुप्स में अदनान रऊफ साहब की वीडियो देखी हो कि वो जफियां डाल रहे हैं कि वो लो जी 100% टैक्स क्रेडिट मिल गया है, मुबारक हो मुबारक हो, वो इसी की बात कर रहे थे। ठीक है। अब वो यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस और लिमिटेशंस बता रहे हैं कि किस तरह से आपने क्या करनी है, उसकी वर्किंग करनी है, कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले कि एलिजिबल पर्संस टैक्स पेयर्स कौन से हैं जिन पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। पर्संस इंगेज इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध सप्लाइंग कोल एक्सक्लूसिव टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स। ये जो पर्सन पॉइंट 1 में मेंशन्ड है ये एलिजिबल हैं। इनकी जो इनकम होगी, इनका जो टैक्स पेएबल होगा वो 0 होगा। नॉर्मल आपने वर्किंग की वो बन रहा था 5 अरब बन रहा था, लेकिन वो ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और ये कंडीशन अगर मीट कर रहे हैं तो वो टैक्स पेएबल 0 हो जाएगा। फिर है स्टार्टअप। जो स्टार्टअप होगा वो जिस साल वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ वो रजिस्टर्ड हुआ एंड उससे जो ऑनवर्ड 2 ईयर्स हैं उन दोनों ईयर्स मतलब टोटल 3 साल बनते हैं। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे नेक्स्ट ईयर
एंड फिर उसका नेक्स्ट ईयर। इन 3 सालों में जो उसकी इनकम होगी, उसकी जो टैक्स पेबल होगा वो 0 बन जाए। क्लियर? अब लॉ कह रहा है कि ये आपको तब ही टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर आप ये सारी की सारी जो कंडीशन है फुलफिल करते हैं। तो पहली कौन सी है? एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम। आपने अपनी रिटर्न सबमिट करवा दी है। आप अगर विद होल्डिंग एजेंट थे, विद होल्डिंग एजेंट क्या होता है कि लॉ, आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे, लॉ रिक्वायर करता है कुछ टैक्स पेयर से कि जब आप पेमेंट कर रहे होंगे अपने एक्सपेंस की, तो आपने उस पर्सन को पेमेंट कम करनी है और एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स आपने क्या करना है, काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देना है। और आप जो विद होल्डिंग करते हैं तो उसकी आपने क्वार्टरली हर 3 महीने के बाद आपने क्या करनी होती है, एफबीआर में अपनी एक स्टेटमेंट जमा करवानी होती है कि मैंने कौन से पर्सन का टैक्स काटा है और कितना टैक्स काटा है। ठीक है, ये आप फाइनल में पढ़ेंगे। फिर सेल्स टैक्स रिटर्न उसने अपनी सारी जमा करवाई हूं पूरे 12 महीनों की, तो ये अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसको फिर ही क्या मिलेगा, ये वाला टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये अब नेक्स्ट क्या है, ये भी आपका है टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। लॉ कहते हैं कि सेक्शन 65G जो हम ये वाला पढ़ रहे हैं अभी, प्रोवाइड्स टैक्स क्रेडिट ऑफ 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट है 5 बिलियन, मैं कहता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट है 4 बिलियन, तो इसका 25% कितना बनेगा, 1 बिलियन। यहां पर बात हो रही है एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का, उसका 25% क्या होगा, आपका टैक्स क्रेडिट होगा। अमाउंट मेड बाय एलिजिबल पर्सन, यहां पर 2 कंडीशंस हैं। पहली बात यह है कि आपको एलिजिबल पर्सन होना चाहिए, अगर आप एलिजिबल पर्सन है, तो दूसरी बात यह है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ने, हम आगे पढ़ेंगे कि लॉ ने आपकी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट को भी डिफाइन किया होगा एंड आपके एलिजिबल पर्सन को भी डिफाइन किया होगा। अगर दोनों क्राइटेरिया ये मीट कर जाते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होगी उसका 25% क्या हो जाएगा, मुझे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। दिस टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स पेबल इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स एंड फाइनल टैक्सेस। ठीक है, अब यहां पर हमने यहां पर लास्ट पेज हमने क्या पढ़ा था, लास्ट पेज पे हमने यहां पर पढ़ा था कि जो आपकी अनएडजस्टेड जो आपको कैरी फॉरवर्ड जो टैक्स क्रेडिट होता है वो आपका एडजस्ट नहीं होता, आप सॉरी वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो आपका क्या हो जाता है उस साल, वहां पर क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। अब ये आपको यहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, लेकिन ये बात आपके इस सेक्शन में नहीं लिखी हुई थी। क्यों नहीं लिखी हुई थी? क्योंकि यहां पर आपका जो टैक्स क्रेडिट है वो इक्वल टू 100% है। अगर टैक्स बन रहा है 10 बिलियन तो मेरा टैक्स रेट कितना हो जाएगा, टैक्स 10 बिलियन हो जाएगा, तो अनएडजस्टेड 0 बचेगा। तो यहां पर इसलिए नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जो नीचे वाला पॉइंट है उसमें, क्योंकि अब यहां पे वो कह रहा था कि 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है 50 अरब की, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है 60 अरब की, 60 बिलियन की, तो 25% बनता है इसका 15 बिलियन। अब हो सकता है मेरा टैक्स पेबल बनना हो सिर्फ 3 बिलियन, तो बाकी 12 बिलियन क्या बन जाएगा, अनएडजस्टेड रह जाएगा। तो लॉ कहते हैं कि आप उस अनएडजस्टेड टैक्स क्रेडिट को, जो इस सेक्शन वाला है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट 2 टैक्स ईयर्स। अगर आप आज टैक्स ईयर 23 है, ठीक है, टैक्स ईयर 23 में आपका 15 अरब आपको बन रहा था टैक्स क्रेडिट, आपका जो टैक्स पेबल था 5 अरब रुपए था, आपका जो बाकी बच गया 10 अरब रुपए, वो आप टैक्स ईयर 24 एंड 25 के टैक्स पेबल में से क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। अब यहां पर वो कहता है कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है, any investment made by the purchase in the purchase and installation of new machinery, building equipment, hardware, software except सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर, मीन जो आप अपने खुद ही जो कंपनी अपना सॉफ्टवेयर बना रही होती हैं, इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो शामिल नहीं है। अगर आपने कोई परचेज किया है, लाइक ओरेकल परचेज किया, आपने क्विक बुक्स वगैरह कोई परचेज, कुछ भी आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है, तो वो आपके एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। अब एलिजिबल पर्सन कौन से हैं, पहले कहते हैं ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रीज अंडरटेकिंग एज डिफाइंड इन क्लास 27। ठीक है, जो पहले हो कि ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो और वो इंगेज्ड हो किस में, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स और मटेरियल्स और द सब्जेक्शन ऑफ गुड्स और मटेरियल्स टू एनी प्रोसेस विच सब्सटैंशियली चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन।
अब ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के ऊपर, ठीक है। अगर ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो वो क्या होगी? लॉ कहता है कि ग्रीन फील्ड जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो आपकी कौन सी है? वो कहते हैं ए न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच इज सेटअप ऑन लैंड। वो एक ऐसे लैंड पर आपने बनाई है जो आज से पहले कभी भी किसी भी किस्म के कमर्शियल इंडस्ट्रियल यूज में इस्तेमाल नहीं हुआ हो। मीन एक एग्रीकल्चर लैंड पड़ा हुआ था, ठीक है, उस पर आपने क्या कर दिया, एक इंडस्ट्री बना दी, आपने एक बिल्डिंग बना दी, उसमें आपने प्लांट एंड मशीनरी क्या कर दी, इंस्टॉल कर दिए। आप ऐसा कोई लैंड यूज कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, वो यूज हो रहा है बिजनेस पर्पज के लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए। फिर लॉ कहता है कि आपने जो मशीनरी इंस्टॉल की है, जो बिल्डिंग बनाई है, वहां पर उसको आपने डिमोलिश ना किया हो, आपने रिनोवेट ना किया हो, मतलब आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो उस बिल्डिंग को, उस मशीन को आप फर्स्ट टाइम वहां पे इंस्टॉल कर रहे हो, तभी आपकी वो क्या करेगी, इसमें फॉल करेगी। और आप एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस को रिकंस्टिट्यूट नहीं कर रहे, आप उसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर रहे, मतलब ये जो आपकी बिजनेस आप बनाने जा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल नया आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपका क्या होना चाहिए, यूजिंग एनी प्रोसेस, आप कोई ऐसा प्रोसेस यूज कर रहे हैं जो जिंदगी में पहले, मतलब आज से पहले कभी भी पाकिस्तान में वो प्रोसेस, वो सॉफ्टवेयर, वो टेक्नोलॉजी यूज ना हुई हो, तो फिर आपका क्या होगा, वो क्लासिफाई करेगा आपका इंडस्ट्रियल ग्रीन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप ये 4 पॉइंट मीट कर गए, और फिर लाजमी है कि वो आपने उसका एफबीआर कमिश्नर से अप्रूवल भी लेना है। अगर ये दोनों कंडीशन मीट करेंगी तो फिर वो आपकी क्या होगी, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब फिर नेक्स्ट कहता है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेट अप बाई ऑन 30th डे ऑफ जून, मतलब 30 जून 2023 से पहले जो आपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग डेवलप की होगी, वो आपकी क्या होगी, एलिजिबल, आपकी एलिजिबल पर्सन होगी, ठीक है। और आप अगर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन दोनों में से कोई एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपको 25% ऑफ आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब फिर आपकी है टैक्स एग्जेम्पशन, वो क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इनकम, जी, आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड था, आप फार्मिंग करते हैं, वहां पर फसलें उगाते हैं, जो आपको उस फसल से सब्जियां उगाते हैं, जो भी फसल, जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, जो आपकी उससे इनकम होगी, आप खुद कल्टीवेशन कर रहे हैं, आपको जो इनकम होगी वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी। दूसरा, आपका एक एग्रीकल्चर लैंड था, आपने वो रेंट पर दे दिया, और जिस बंदे को आपने रेंट पर दी है वो उसको यूज कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए, उसकी अब तो इनकम एग्जाम्प्ट होगी होगी क्योंकि उसकी एग्रीकल्चर इनकम है। जो आपका लैंड का रेंट है, क्योंकि ये लैंड जो आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट वो लैंड यूज हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, तो आपकी भी जो रेंट इनकम है वो आपकी क्या होगी, आपकी वो एग्जाम्प्ट होगी, ठीक है। ये आपकी सारी क्या, वो फिर आपकी है बिल्डिंग। अगर एक बिल्डिंग एक ऐसे लैंड पर है जो लैंड किसके लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हो रहा है, और वहां पर जो बिल्डिंग है वो आप यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए या उन सारे पर्पजेस के लिए, जो उस बिल्डिंग का भी जो रेंट होगा, उस बिल्डिंग की भी जो इनकम होगी, वो आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चर में फॉल करेगी। और लॉ कहता है एग्रीकल्चर इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उस पर आपने टैक्स पे नहीं करना। फिर आगे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप एक बिजनेस है, मैं यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जहांगीर खान की, जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि बड़े मशहूर हैं, JKT, ठीक है, शुगर मिल्स की वजह से वो मशहूर है। अब उसकी एक शुगर मिल है, ठीक है, और उसमें आप यूज करते हैं केन, जो कि आपकी क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब हम ये कहते हैं, एग्जांपल में लॉ क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपका एक बिजनेस है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एंड आप बिजनेस भी कर रहे हैं, एंड आप उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो उसका रॉ मटेरियल है वो भी आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, आपने किस तरह से लेनी है। जब आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप किस तरह से लेंगे, जो वो रॉ मटेरियल है, वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लाइक मैं कहता हूं केन है, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, आप उसको अपने रेवेन्यू में एज ए कॉस्ट को एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। लॉ यहां पर ये कहना चाह रहा है, तो आपने ये पढ़ लेंगे, आपको ये बात समझ आ जाएगी, बिल्कुल इजी सी बात है।
इससे जो नेक्स्ट आपकी है वो आपकी है डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस एग्जेम्पशंस। इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एंटाइटल्ड टू प्रिविलेजेस अंडर द डिप्लोमेटिक एंड काउंसिल ऑफ प्रिविलेजेस। अब जो अब एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं, ठीक है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो आपकी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं एनी पेंशन रिसीव्ड बाय ए पर्सन बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। अगर आपको एक पेंशन मिल रही है यूएनओ से, ठीक है, तो आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, उसकी पोस्टिंग है, लाइक जो एम्बेसडर होते हैं, उसकी जो सैलरी है वो एग्जेम्प्ट होगी इफ कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, वो जो एम्प्लॉय है फॉरेन, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, वो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं होना चाहिए, क्लियर, और वो सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री होना चाहिए। जो सबसे परफॉर्म्ड आर सिमिलर टू दोज परफॉर्म्ड एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। सिमिलरली जो हमारे मुल्क में अमेरिका के, कनाडा के, सऊदीया के एम्बेसडर्स बैठे हुए, सिमिलरली हमारे भी ऑफिशियल पर्सन उन कंट्रीज में एज एम्बेसडर बैठे हुए, दूसरी कंट्री में मीट हो गई। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे ऑफिशियल की जो सैलरी है उस कंट्री में अगर एग्जेम्प्ट है, तो तब ही उस कंट्री के ऑफिशियल्स की सैलरी हमारे कंट्री में एग्जेम्प्ट होगी। अगर दुबई, ठीक, अगर दुबई हमारी जो ऑफिशियल्स को की सैलरी पर टैक्स काटता है, तो पाकिस्तान में उनके ऑफिशियल की सैलरी पर भी क्या होगा, टैक्स कटेगा, टैक्स चार्ज होगा। यहां पर वो मेंशन, ये बात वो कहना चाह रहे हैं। ये नेक्स्ट आपका वो कहता है कि एग्जेम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इसमें ये वो कहता है कि पहली बात कि अगर एक इनकम, एक एग्रीमेंट बन गया एक कंट्री के अंदर, दो कंट्रीज के आपस में, अमेरिका और पाकिस्तान का, जिसमें हम कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान अमेरिकन सिटीजन जो भी पर्सन अगर पाकिस्तान में इनकम अर्न करते हैं, हालांकि पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी, लेकिन पाकिस्तान उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेगा, तो फिर वो पाकिस्तान वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा। ये क्योंकि आपस में ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप हो, उसके बाद वो इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर वो कहता है कि अगर एक सैलरी रिसीव की एक इंडिविजुअल ने, ठीक है, और वो पर्सन यहां पर जॉब क्यों कर रहा है, वो इसलिए जॉब कर रहा है क्योंकि एक एड एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एंड किसी फॉरेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन किसी कंट्री का, और पाकिस्तान में वो एड का काम, एड के पर्पस के लिए वो एज एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, उसको सैलरी रिसीव कर रहा है, तो ये कंडीशन अगर मीट करेगा, उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, वो एग्जाम्प्ट होगी, उस पर टैक्स पे नहीं होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में भी सेम इससे मिलती जुलती बात है, आपने पढ़ ली, आपको समझ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट्स ऑनर। अगर सदर पाकिस्तान कोई अवार्ड किसी की ऑनर में अगर देता है, लाइक जैसे अभी पीछे कुछ 1-2 साल पहले महविश हयात को जो आई थिंक मिला था, एक ऑनर में अवार्ड मिला था, मेडल मिला था। अगर इस तरह के कोई मेडल्स मिलते हैं या कोई मॉनेटरी कैश बेनिफिट्स मिलते हैं, वो जो अमाउंट होती है, लॉ कहते हैं वो आपकी एग्जेम्प्ट है। जो आपको सदर दे रहा है, आपको जो प्रेसिडेंट दे रहा है, वो आपकी क्या होगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन डेट। जब नॉर्मली क्या होता है, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, बड़ी कंपनी है, वो अपनी डेट सिक्योरिटीज, जिस तरह होती है ना इक्विटी सिक्योरिटीज, उस तरह अपनी डेट सिक्योरिटीज क्या करती हैं, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड्स कहते हैं। अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन उन सिक्योरिटीज को परचेज करता है, जाहिर सी बात है डेट सिक्योरिटी पर क्या होता है, प्रॉफिट ऑन डेट होता है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। तो अगर वो पर्सन जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा होगा, उसकी तो वो इनकम होगी, तो वो क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। लॉ कहता है कि एनी प्रॉफिट रिसीव्ड बाय एनी नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय रेजिडेंट पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द पर्संस आर नॉट एसोसिएट्स। ये कंडीशंस हैं। द सिक्योरिटी वाज वाइडली इशूड आउटसाइड पाकिस्तान। मतलब ये है कि ये जो सिक्योरिटी है, वो जो बॉन्ड था, वो सिर्फ मिस्टर ए को नहीं सेल किया गया, वो पाकिस्तान से बाहर हर किसी को, हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन को क्या किया गया, ऑफर किया गया। मतलब वो वाइडली आपने क्या किया, ऑफर किया है, और आपने जो प्रॉफिट पे किया वो पाकिस्तान से बाहर पे किया है। एंड सिक्योरिटी इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि सिक्योरिटी जो आपकी है वो अप्रूव्ड है। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप। जो आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, लॉ कहते हैं वो भी आपके क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट है कि जो डाइवोर्स के वक्त जब हस्बैंड अपनी वाइफ को, ठीक है, डाइवोर्सी को जो पेमेंट करता है, जो एग्रीमेंट के साथ जो गवर्नमेंट कहती है, जो वाइफ को पेमेंट मिल रही होती है, लॉ कहते हैं वो भी आपकी क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है।
फिर नेक्स्ट कहता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है, उनकी जो इनकम्स हैं वो जो अर्न कर रहे होते हैं वो आपकी क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है कि नहीं होती। फेडरल गवर्नमेंट की सारी इनकम्स क्या है, एग्जाम्प्ट है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में लॉ क्या कहता है, चलें वो देखते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में लॉ कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कोई बिजनेस कर रही है अपने सूबे के अंदर, अपने प्रोविंस, अपनी हदूद के अंदर, वो एग्जाम्प्ट है। अगर एक प्रोविंस की गवर्नमेंट किसी दूसरे प्रोविंस में या इस्लामाबाद में या फेडरल एरियाज में कोई बिजनेस कर रही है, उससे जो इनकम जनरेट कर रही होगी, अर्न कर रही होगी, तो वो उस पर वो टैक्स पे करेगी। लाइक इनके पंजाब गवर्नमेंट की हम बात कर लेते हैं। अगर पंजाब गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटीज पंजाब में करती रहे, उसको अगर वहां से कोई इनकम जनरेट हो रही है, वो एग्जाम्प्ट है। अगर पंजाब गवर्नमेंट कोई किसी और सूबे में, सिंध में, केपीके में, बलोचिस्तान में या फेडरल एरिया जैसे कि इस्लामाबाद या फाटा वगैरह हो गए, अगर वहां पर कोई एक्टिविटीज करती है और उसको वहां पर इनकम होती है, वो आपकी क्या होगी, पंजाब गवर्नमेंट की क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर नेक्स्ट है आपका ये कि वो यहां पर बात कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। अब आपके मैं आपको बता देता हूं कि काफी सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे इदारे हैं, ऐसी कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर बनी हुई हैं। जैसे कि आपकी एनएचए हो गई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गई, आपका नादरा हो गया, आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, आपके डिफरेंट और भी बहुत सारी हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फेडरल लॉ के अंदर बने हैं। हालांकि वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, वो फेडरल लॉ के अंदर, पाकिस्तान के लॉ के अंदर एक गवर्नमेंट, एक सेपरेट एंटिटी बनी हुई है। तो वो जो एंटिटीज हैं उनकी इनकम टैक्सेबल है, वो एग्जाम्प्ट नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जो इनकम है वो क्या है, टैक्सेबल, वो क्या है, वो एग्जाम्प्ट है। जी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, एक पर्सन है वो रेजिडेंट है, हमने पढ़ा था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो टैक्सेबल इनकम, जो जितनी भी इनकम है पाकिस्तान सोर्स एंड फॉरेन सोर्स, सारी की सारी पाकिस्तान में टैक्सेबल है। लेकिन लॉ कहते हैं कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को कहते हैं द फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जैम्प्ट इफ द पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल सोलली बाय रीजन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट। वो पाकिस्तान में रेजिडेंट सिर्फ इस वजह से है कि उसकी पाकिस्तान में जॉब है, एंड वो पर्सन पाकिस्तान में 3 साल से कम अरसा रहा है, तो फिर वो क्या कंसिडर होगा, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसिडर होगा, एंड उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो एग्जाम्प्ट होगी। लेकिन ये एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगी, किसको अवेलेबल नहीं होगी, अगर वो पाकिस्तान में कोई बिजनेस भी साथ में चला रहा है जॉब के साथ साथ, और जो उसकी बिजनेस इनकम है वो क्या होगी, उसका वो टैक्सेबल होगा सारा कुछ। फिर नेक्स्ट है एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान बाय द पर्सन। अगर कोई फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में रिसीव करता है या पाकिस्तान में मंगवाता है, तो वो वाली जो इनकम होगी उस पर क्या करेगा, वो पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। उस रेलेवेंट पोर्शन के ऊपर जो पाकिस्तान में आएगा उस पर वो क्या करेगा, पाकिस्तान में टैक्स पे करेगा। अब ये फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। अब ये क्या है, पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट दोनों डिफरेंट है। पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट 2, वेयर ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान leaves Pakistan during a tax year and remains abroad during that tax year. Any salary income earned by him outside Pakistan shall be exempt from tax. अब यहां पर पॉइंट समझने वाला है, वो ये कहना चाह रहा है कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए उसने पाकिस्तान छोड़ा 2023 में, तो ड्यूरिंग, हालांकि पाकिस्तान का लिए वो रेजिडेंट है, मीन वो पाकिस्तान में 185 दिन रहा, एंड वो पाकिस्तान छोड़ के चला गया बाहर जॉब करने की, सैलरी इनकम के लिए। तो और वो पूरा साल पाकिस्तान से बाहर ही रहा रिमेनिंग पीरियड में, तो जो उसकी जो सैलरी इनकम है, उसकी जो सैलरी इनकम है सिर्फ वो एग्जाम्प्ट होगी। अगर वहां पर उसको कोई और इनकम भी जनरेट करता है तो वो टैक्सेबल होगी। ये पॉइंट आपको समझना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द ईयर इन विच द पर्सन बिकेम रेजिडेंट। अब हुआ ये टैक्स ईयर 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब हम खड़े हैं 2023 में। लॉ कहता है कि अगर एक पर्सन, आज हम खड़े जिस टैक्स ईयर में हम खड़े हैं, अगर वो आज है रेजिडेंट पर्सन, आज वो क्या है, रेजिडेंट पर्सन,
आज है वो रेजिडेंट पर्सन 2023 में। अगर वो पिछले 22, 21, 20 और 19 जिस साल की आप स्टेटस चेक कर रहे हैं उससे पिछले 4 सालों में अगर वो लगातार नॉन रेजिडेंट है तो उस पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम जिस साल में हम देख रहे हैं टैक्स ईयर 23, ठीक है, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है 2023 एग्जेम्प्ट होगी सारी की सारी, एंड उसकी 2024 वो भी क्या होगी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। अब हम यहां पे पढ़ते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ईयर इन विच द पर्सन बिकेम रेजिडेंट एंड फॉलोइंग वन टैक्स ईयर और पर्पस के लिए द इंडिविजुअल मस्ट नॉट रिमेन रेजिडेंट इन एनी ऑफ द 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। ठीक है, वही बात जो भी मैं आपको समझाई एग्जांपल में, यहां पर वही लिख रहा है। ये नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर किसी और लॉ के अंदर कुछ लिखा हुआ है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी, ये इनकम टैक्सेबल होगी, अगर वो हमारे इस ऑर्डिनेंस के अंदर वो नहीं लिखा हुआ तो वो दूसरे लॉ की बात का हमारे टैक्स पर्पस का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इररिलेवेंट हो जाएंगी। ठीक है, अब आ गया लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन, मींस कि यहां पर डिफरेंट टैक्स ऑर्डिनेंस डिफरेंट टैक्स सेक्शंस के अंदर अगर एफपी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अगर लिमिटेशन लगा दी है एग्जाम्पशन के ऊपर वो एप्लीकेबल होगी। अब नेक्स्ट वो कहता है कि हमारा जो सेकंड स्केड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वो हमारा पूरा हमारे सिलेबस में नहीं है। जो हमारे सिलेबस में जो चीजें थी रेलेवेंट हम ऊपर पढ़ चुके हैं एग्जाम्पशन। हमारा जो सेकंड स्केड्यूल है वो सारे का सारा हमारा डील किससे करता है, उसमें उन्होंने एग्जाम्पशन दी हुई है क्या कि कौन कौन सी इनकम कब एग्जाम्प्ट है, उसके लिए क्या कंडीशन है, सारा कुछ मेंशन्ड है। जो आपका रेलेवेंट है वो है फुल टाइम टीचर रिसर्चर। अगर एक फुल टाइम टीचर है और वो ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है उसको जो टैक्स पेबल होगा, ठीक है, उसका जो टैक्स पेबल होगा बाई शैल बी रिड्यूस्ड बाई एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ टैक्सेबल। ठीक है, अगर अब मेरी टैक्स पेबल बन रहा था 1 लाख रुपए तो वो कम होगा कितना बन जाएगा 75,000 बन जाएगा, मेरा 25% क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ये था आपका चैप्टर नंबर 11 जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी एओपी की टैक्सेशन। थैंक यू सो मच।